दोस्तों, डुग्गू कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आज आपकी क्लास होने वाली है ये इकोनॉमिक्स की क्लास है। बेटा ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारे आईएमपी क्वेश्चंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। और ये जो वीडियो होने वाली है जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप इसको देखना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताना है इस क्लास के बारे में कि ये जो क्वेश्चंस हैं कि ये आएंगे ही आएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को ही फॉलो कर लीजिए। आप हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि हम आपके लिए पूरा ऑनलाइन कोर्स 199 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं पूरे दिए जाएंगे। 199 रुपये में सारे आपके लिए फ्री रहेंगे। उसमें आईएमपी क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी आप कोर्स परचेज कर सकते हो। चलिए तो बेटा आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 12th के आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। इसमें देखिए बेटा, जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है अपने पास, राइट द मीनिंग ऑफ सेंट्रल प्लानिट इकोनॉमी। ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से कर लेकर जाना है। अब देखिए उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है बेटा ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में ये जो क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं में से पूछे जाने हैं। इनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से सारे क्वेश्चनों को याद कर आपको जाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ लिखिए। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंजप्शन फंक्शन, उपभोग फलन का सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, उपयोगिता के क्रमिक दृष्टिकोण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन द कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के कार्डिनल दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन आपको करना जरूरी है बेटा, ये इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन शॉर्ट रिटर्न ऑफ स्केल, पैमाने का प्रतिफल संक्षेप में लिखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 होगा अपना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, परिवर्तनशील उत्पादन का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विथ एग्जाम्पल, अवसर लागत का अर्थ उदाहरण सहित लिखिए। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइस लाइन राइट, मूल्य रेखा क्या है लिखें। ठीक है बेटा, तो ये तो अपने कितने क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन होगा जो कि आपको आईएमपी मैंने बताया। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। इसके बाद कौन से क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 4 विशेषताएं लिखिए बेटा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई भी 4 विशेषताएं आप लिख कर आना। अच्छे शॉर्ट में पॉइंट बनाकर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स दिए जाएं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, आप पिछले एग्जाम में देख लो, भर के पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर लिखें, है ना। इससे सूक्ष्म को इसको व्यष्टि अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। कई बार पूछा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, ये अपने को पता होना चाहिए अगर अपन अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना। बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस अपने को यहाँ पे लिखनी है बेटा। देखिए इसमें जो बार्टर सिस्टम लिखा है इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु प्रणाली की सीमाएं लिखें। ठीक है बेटा जी, आपको देखते हुए चलना है अच्छी तरीके से और ये क्वेश्चनों को आपको पढ़कर जाना है। ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में से इन क्वेश्चनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मान के चलिए आप इनमें 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं आपके। राइट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कोई 3 कार्य लिखिए। मुद्रा के 3 कार्य समझाना बेटा उसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राइट द कॉजेस ऑफ डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग के कारण लिखिए। सबको पता है मुद्रा की मांग के कारण क्या क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक के कार्य लिखिए बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से आपको कर जाना ही है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राइट द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, सरकारी घाटे के मापन को लिखिए, जो कि आपके बुक में बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है और आपको इन क्वेश्चनों के आंसर भी याद कर जाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन डिवेल्यूशन एंड डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बीच आपको कोई भी 3 अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक्सप्लेन कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, पूरक वस्तुओं और प्रतिस्थापन वस्तुओं की व्याख्या कीजिए, है ना बेटा। ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अनधिमान वक्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है बेटा ध्यान से, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आने वाले बेटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, है ना, उपयोगिता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, पहले भी आया हुआ है एग्जाम में और अभी भी आने की फुल संभावना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम इन 5 पॉइंट्स, राष्ट्रीय आय के महत्व को 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। आपको राष्ट्रीय आय के महत्व के 5 बिंदुओं को, कोई भी 5 बिंदु आप लिख सकते हो, बुक से देखकर आप याद कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, राइट 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में 4 विभेद लिखिए। विभेद मतलब बेटा अंतर ही लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो अंतर, डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, राइट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ए कमोडिटी ऑफ डिमांड, मांग की किसी वस्तु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। तो इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग कमोडिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर के बारे में आपको इसमें लिखना है और मांग की वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कोई भी 3 कारक आपको इसमें बताने हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाने वाले हो बेटा। प्रॉमिस करना है आपको मेरे से कि आप आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पढ़कर जाओगे और इसमें से अच्छे नंबर लेकर आप पास होगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, राइट 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल परिवर्तित लागत और कुल स्थिर लागत के बीच अंतर लिखिए। कोई भी 4 आपको अंतर लिखना है, परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत के बीच में कोई भी 4 आपको अंतर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट रोल ऑफ आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, आरबीआई की किस भूमिका को अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर भी आपको लिखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरबीआई के बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक के मेन फंक्शन आपको लिखना है, रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो आप ये प्रमुख कार्य जो है रिजर्व बैंक के और कॉमर्शियल बैंक की, ये जरूर याद करके जाएं, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे 101% पूछा ही जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज मीन बाय मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियों से क्या तात्पर्य है। आपको ये समझाना बेटा इसमें कि राष्ट्रीय आय की कैलकुलेट करने की मेथड्स क्या क्या है अपने पास, कितने तरीके से अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को कितने विधियों के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, राइट द मेन मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने की मुख्य विधियां लिखिए। मतलब कुल मिला के वही क्वेश्चन था, इसमें मुख्य विधियां मतलब आपको बताना है मेथड्स कौन कौन की होती है नेशनल इनकम की। तो वही 3 मेथड है, घिसी पिटी अपने पास नेशनल इनकम निकालने की, वो आपको आती होंगी और नहीं आती है तो आप समझदार इतने हो कि इस क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको दे दिए तब आपको याद ही करना रहेगा, तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, राइट, है ना, आपको गवर्नमेंट बजट, सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है लिखना है। बहुत ही सरल है, आप सभी को पता ही है, और नहीं पता होगा तो आप याद कर ही लोगे, समझदार बच्चे हो आप सब लोग। तो ये क्वेश्चन आपको करना ही है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना
पूरी है बेटा, आपको इतना करके ही चलना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, ब्रीफली राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्ट फंक्शन। लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप मतलब बेटा आपको शॉर्ट में दिखाना है उनको। अगर आपने अभी तक हमारे डुग्गू कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज डुग्गू कोचिंग सेंटर को भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको आने वाली हम बहुत सारी उसमें अपडेट देते हैं, है ना, न्यूज़पेपर से लेकर आपके एग्ज़ाम डेट से लेकर सारी चीज़ें बेस जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है हम उन्हीं में प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन डुग्गू कोचिंग सेंटर के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। ऐप पे भी आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करेगा, मात्र 199 में सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हो। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 33, राइट द लॉ ऑफ डिमांड विथ डायग्राम। आपको लॉ ऑफ डिमांड बताना है और उसके साथ में आपको डायग्राम भी एक्सप्लेन करके दिखाना है। प्रश्न 33 है, मांग का नियम आरेख सहित लिखिए। मांग का नियम बनाना आरेख सहित। क्वेश्चन नंबर 34, राइट द लॉ ऑफ सप्लाई विथ डायग्राम। आरेख के साथ आपूर्ति का नियम भी लिखिए। वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड पूछा था, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई पूछा, दोनों में डायग्राम आपको बेटा बनाना है। ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछे जाए वही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, डिस्कस इन ब्रीफ एनी 3 एलिमेंट्स दैट अफेक्ट द डिमांड। आपको 3 एलिमेंट्स बताते हैं जो कि डिमांड को क्या करते हो, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट डालते हैं उनके ऊपर, कोई भी 3, और उनको एक्सप्लेन करना है। मांग को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 तत्वों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। कोई भी 3 आपको मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, राइट एनी 4 मेजर्स टू स्टॉप मनी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति को रोकने के कोई 4 उपाय लिखिए। आपको यहाँ पे कोई भी 4 उपाय जो मुद्रास्फीति, महंगाई जिसको बोलते हैं, उसको कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न 37 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर लिखिए, है ना। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में आपको अंतर समझाना, जो कि बहुत ईजी है और आपको बुक में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें आपको क्या बताना, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में अंतर आपको लिखना था, जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा अपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफिसिट बजट, एक्सप्लेन इट्स टाइप ऑफ ब्रीफली, है ना। आपको बजट के टाइप भी इसमें लिखना है और डिफिसिट बजट को भी समझाना है। घाटे के बजट से क्या आशय है, इसके प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। आपको घाटे के बजट के बारे में बताना है और उसके प्रकार को भी समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अनधिमान वक्रों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बस आपको मतलब वक्र जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है, उसके कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताओं के बारे में लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको करके जाना ही 101% श्योर। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे एप्लीकेशन पे भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं करा तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ्री कंटेंट भी दिया गया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हाट इज द डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। आपको डिमांड कर्व और लॉ ऑफ डिमांड क्या है उसके बारे में बताना है। मांग वक्र और मांग का नियम क्या है लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या था, व्हाट इज डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। मांग का वक्र और मांग का नियम आपको यहाँ पे लिखना था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक जा भाई। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड, राइट मेन कंपोनेंट्स। मांग वक्र तथा मांग का नियम क्या है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बताना है आपको, मांग क्या है और मांग का नियम उसमें लिखना है। अब इसके बाद अदर क्वेश्चन, रुक जाओ, चलो। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता है, आपको यहाँ पे विशेषताएं बतानी है पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार की। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट मैटर आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा, अभी तो है क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन लाए हैं इस बार, देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 देखना है अपने को।
व्हाट इज द डबल काउंटिंग, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, दोहरी निगिनती क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इनको आपको करके जाना ही 101% आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, व्यक्तिगत आय और निजी आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, करके ही जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आपको लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शो करना है, उसको एक्सप्लेन भी करना है और दिखाना भी है, टेबल बनाकर सारणी तथा आरेख की सहायता से हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाइए। आपको सीमांत उपयोगिता के नियम को समझाना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47, डिस्टिंग्विश बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, मांग की गई मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग में की गई परिवर्तन और मांग के द्वारा की गई परिवर्तन में आपको अंतर स्पष्ट करना है बेटा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अनधिनियम वक्र के गुणों को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद करके ही जाना है। पहले चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 49, व्हाई एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज अराइजेस, आर्थिक समस्या क्यों पैदा होती है। आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे आपको बताने हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को आपको इसमें शो करना है और आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का ही है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, डिफाइन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको इसमें मार्जिनल कॉस्ट भी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताना और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में परिभाषा लिखना। सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत को परिभाषित करें, दोनों आपको पता ही है और आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 52 पर पहुंच चुके हैं बेटा अपन, देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन नंबर 52 पे पहुंच चुके हैं, जो कि पूरे आईएमपी क्वेश्चन है। वाई पीपीसी इज कॉन्केव फ्रॉम द, पीपीसी जो होता है वो मूल से, मतलब जो शुरुआत होती है तब से ही वो कॉन्केव में क्यों देता है, आपको ये उसमें बताना है। नंबर 53, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए सेंट्रल प्लानड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, तो आपको ये क्वेश्चन तो करके जाना ही है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, व्हाट इज मीन बाय पर कैपिटा इनकम, आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताना है। इसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है और किस तरीके से कार्य किया जाता है उसमें। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 बेटा फिर से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है उसमें, हिंदी में, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा था पर कैपिटा इनकम, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आपको यहाँ पे बताना है फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, पूर्ण नियोजन एवं अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको इसमें बताना है कि पूर्ण रोजगार जो होता है या पूर्ण नियोजन या पूर्ण बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर, आप अनैच्छिक बेरोजगारी की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है, बस ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मनी इज ए मेजर टू वैल्यू, एक्सप्लेन, धन को मूल्य से मापा जाता है, समझाइए। आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ईजी है और आपको बताना है कि मनी को जो है धन से क्यों मापा जाता है, बहुत ही ईजी, सब जानते बच्चे को ये क्वेश्चन का आंसर तो पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 57, राइट द मीनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, अर्थ लागत और राजस्व लिखें। आपको यहाँ पे बस परिभाषा लिखनी है, इनकी किस किस की लिखनी है, आपको अगर परिभाषा लिखनी थी यहाँ पे कॉस्ट की लिखनी है, रेवेन्यू की लिखनी है, बस यही आपको इनकी परिभाषा लिखनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, स्टेट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी, मानक मुद्रा और टोकन धन का अर्थ लिखिए, मतलब परिभाषा आपको यहाँ पे लिखनी है, मानक मुद्रा और टोकन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, बजट लाइन और बजट सेट एक्सप्लेन, बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम,
साम्यावस्था का अर्थ लिखिए। आपको इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है कि क्या होता है, संतुलन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। संतुलन भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम को, बेटा कंफ्यूज नहीं होना ना, साम्यावस्था भी बोलते हैं और वो संतुलन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए आप। 61 स्टेट द मीनिंग ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। आपको यहाँ पे उपभोक्ता फलन और उत्पादन फलन का अर्थ का उल्लेख करना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, राइट द मीनिंग ऑफ कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स। पूंजीगत वस्तुएं एवं उपभोग वस्तुओं का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, व्हाट इज द हाई पावर मनी। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा क्या है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन से बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को कर ही जाना बेटा, आप मेरी मानो तो आपके क्वेश्चन आने ही आने 101% श्योर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। 65 देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ पेपर मनी। कागजी मुद्रा का अर्थ लिखिए। बस क्वेश्चन नंबर 65 थोड़े से और बचे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अर्थ लिखिए। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, व्हाट इज द परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पूरी तरह से बेलोचदार मांग या पूरी तरह से लोचदार मांग क्या है। आपको बस यहाँ पे लिखना पूरी तरह से बेलोचदार मांग क्या होती है और पूरी तरह से लोचदार मांग क्या होती है, उन दोनों की परिभाषा यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थव्यवस्था और मानक अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर लिखिए। आपको ये लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का है। देखिए बेटा इसके बाद है अपने पास यस लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अपन लोगों ने पूरे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। आधिक्य मांग एवं न्यूनतम मांग का अर्थ लिखिए। ठीक है क्वेश्चन, तो ठीक है बेटा, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे आईएमपी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं अपने पास। ये पूरे इकोनॉमिक्स में जितने भी आईएमपी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि 99% श्योर है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन आने। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे एप्लीकेशन डुगू कोचिंग सेंटर को भी डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी हम आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 199 रुपये में, जिसमें पूरी क्लासेस आपके लिए फ्री सुविधा आपको दी गई है और आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज डुगू कोचिंग सेंटर को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलते हैं अपन। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय बाय।